एससीओ और सार्क भारत के लिए कौन ज्यादा जरूरी? मैं अपने दर्शकों को जल्दी से बात ब्रीफली बता दूं। एक एससीओ है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चीन लीड करता है, चीन और रूस उसको लीड करते हैं। 1996 में शंघाई 5 ग्रुप बना और फिर 2000 में ये फॉर्मल हुआ। इसमें शुरू में चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान थे। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान को भी इन्होंने किया और इंडिया और पाकिस्तान फॉर्मली इसको फॉर्मल 2017 से इसके पार्ट हो गए, हालांकि 2015 से जाने लगे थे इसकी मीटिंग में। और अब ऐसा लग रहा है कि 2021 में ईरान का भी, जिसको कहते हैं कि फॉर्मेलिटी की बात रहेगी, ईरान भी ज्वाइन कर लेगा। तो अब 9 लोग हो जाएंगे। ये चाइना इसको ड्राइव करता है, ऐसा कहा जाता भाई, ऐसा वो अपने को ये कहता है कि हम 40% ऑफ द पॉपुलेशन को ये एससीओ रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एससीओ की जो भाषा है वो रूसी और मैंड्रीन है, मतलब वो है, हेड ऑफिस इसका बीजिंग में है। और दूसरी तरफ एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, सार्क, जो पूरी तरह से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिसको एक तरह से हम लोग लीड करते थे हिंदुस्तान। 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 182 करोड़ लोग इसमें हैं। 1985 में फाउंडेड। मैं पुष्पेश पंत साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे सारे दर्शक आपसे परिचित हैं। आप मतलब आई विल से कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस, हम लोग का सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आके हमारे दर्शकों, ये कोई एक तो डिस्कशन बहस नहीं है, ये समझ के लिए हम इसको करते हैं। मैं पहली चीज आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के लिए ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कितना जरूरी है, पुष्पेश पंत साहब? देखिए, मेरा ये मानना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या सार्क हो, दोनों ही आज भारत के लिए निरर्थक है। आपने अभी जो भूमिका में कहा, मुझे उससे थोड़ी असहमति है। जब आपने कहा कि सार्क का नेतृत्व तो हम कर रहे थे, सार्क की जब स्थापना हुई थी तो वो एक भारत विरोधी संगठन के रूप में हुई थी। पाकिस्तान ने उसमें पेशकश की थी कि जो बड़ा दैत्याकार पड़ोसी है उसका कद थोड़ा बौना हो जाए, बाकी सारे पड़ोसी मिलकर एक हो जाएं। और वहां कुछ चीजें इस तरह की तय हुई थी कि उभय पक्षी विवाद इसमें नहीं आएंगे, जो शुरू से बीच बीच में आते रहे। एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होते थे। इसका मुख्यालय तक भारत में नहीं था, बल्कि होस्ट करने को नेपाल में था, और अलग अलग इसके विभागों के जो कार्यालय थे वो अलग अलग जगह स्थापित हुए थे। तो इसमें 2-3 कहने को जो गैर सरकारी संगठनों की सफलताएं होती थी, कभी लेखकों की, कभी कलाकारों की, कभी सार्क खेलों का आयोजन होता था। तो मगर सबसे बड़ी इसकी योजना जनता द्वारा जनता से संपर्क करने की थी, वो असफल रही। जो सार्क वीसा था वो कभी हो नहीं पाया, सांसदों तक सीमित रहा। तो मुझे लगता है कि आज कम से कम सार्क एक लगभग, जिस तरह बदरिया अपने मृत बच्चे को कंधे से चिपकाए फिरती है, हमारे पास कुछ नहीं हो, वो सार्क की स्थिति मुझको लगता है। यदि आप देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिल्कुल शत्रुवत हैं। चीन के साथ तो छोड़िए, मगर चीन के प्रभाव के कारण नेपाल में हमारे संबंध जितने मैत्रीपूर्ण हो सकते थे वो नहीं है, तनावग्रस्त रहते हैं। बांग्लादेश में स्थिति ये है कि हमारी मित्र वहां राष्ट्रपति हैं, मगर जब वहां होता क्या है कि जब हमारे शेख हसीना भी हैं, तो वो जब कहती हैं कि हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, या मोदी जी के ढाका यात्रा के दौरान भी दंगे भड़के थे, तो कहीं ना कहीं वो एक शिकायत का लहजा उनका ये रहता है। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारत की है, जिसने वो असम में गैर जायज अतिक्रमण के कारण हो या राष्ट्रीय पंजीकरण हो नागरिकों का, कुछ ऐसी बातें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कही है कि घर में घुस के मारेंगे, तिलचिट्टों की तरह मारेंगे, टिड्डों की तरह मारेंगे उसका। और ये कहा कि आप तो उर्मत के मारे हमारे यहाँ खाने कमाने आते हैं। तो उन्होंने वही, अब आप कहते रहिए कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है, आंकड़े झूठे हैं, मगर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हर सामाजिक विकास के सूचकांक में बांग्लादेश भारत से आगे है। भले ही भारत में घुसपैठ करने वाले कुछ लोग बेहद गरीब होते हों, मगर ये सब नहीं कहा जा सकता है। रोहिंग्याओं को लेकर संकट वहां अलग है। आप ये देखें, जहां तक श्रीलंका का प्रश्न है, वहां राजपक्सा जब हारे थे तो उन्होंने स्पष्टता अपनी हार का जिम्मेदार भारत सरकार को ठहराया था। और मेरे ख्याल में आज भी वहां स्थिति ऐसी नहीं है कि भारत ये कह सके कि हमारा एक मित्र देश वहां है। हर मोर्चे पर चीन ने हमें वहां शिकस्त दी है, वो हवनटोटा बंदरगाह हो या वो कोलंबो में बंदरगाह के उच्चीकरण सुधार के लिए उसका पूर्वी या पश्चिमी गलियारा हो। वही हाल कमोबेश मालदीव में है कि वहां इस बार स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी एक कुछ वर्ष पहले थी, मगर वहां भी जो कातिलाना हमला पूर्व राष्ट्रपति पर हुआ है, तो मुझे लगता है कि, और अफगानिस्तान को तो दरकिनार कीजिए, वहां तो हम रूस की कृपा से अब तालिबान के संग नाक यूं नहीं पकड़ी यूं पकड़ी वाले अंदाज में बात करने पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो सार्क का माहौल है
ये मुझे लगता नहीं कि कहां पर ये भारत के हित में है, कब था, कब हम इसका नेतृत्व कर रहे थे। और सार्क का कद बीरबल की छोटी लकीर बड़ी लकीर वाले चुटकुले में कम करने को कभी हम लुक ईस्ट की बात करते थे, कभी हम आसियान की बात करते थे, हम कभी उभयपक्षीय संबंधों की बात करते थे। यही मेरे ख्याल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर बात लागू होती है। रूस के साथ हमारे संबंध जब से हम अमेरिका की गोदी में जाकर बैठे हैं, जिसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो मोदी जी के काल से चल रहा है, वो मोदी जी के काल के पहले से चला आ रहा है, मनमोहन सिंह जी के काल से, अटल बिहारी वाजपेयी के काल से, नरसिंह राव के काल से। मगर तब से रूस के साथ हमारे संबंध वैसे नहीं रहे हैं, उसके लिए हम ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। पुतिन यूरोप की तरफ देखते हैं, पश्चिम की तरफ देखते हैं, उनके मुठभेड़ के तेवर हैं। एशियाई रूस से उनको ज्यादा लेना देना नहीं है, जितना है वो चीन और जापान और साइबेरिया के गैस तेल के भंडार को लेकर है। तो और चीन के साथ हमारा जो है सर फुटबॉल, हम चीन का नाम ले लें, शत्रु हैं, हम उसको इशारों इशारों में बड़ी बड़ी चेतावनी देते रहे, मगर कुल मिलाकर चीन के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन और रूस के रहते हम कुछ कर पाएंगे। और ये आबादी इतनी बड़ी है, इतने इनके संसाधन है, ये कभी ब्रिक्स के बारे में भी कहा जाता था। तो अब बोल्सोनारो के ब्राजील का क्या हाल है? कभी तो कहा जाता था इतनी महाद्वीपीय साझेदारी है, ये दुनिया के 2/3 आबादी, इतने संसाधन, ये सारी बातें अपने मन को, वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मुझे लगता है ये दोनों संगठन इस समय भारत के लिए किसी महत्व के नहीं है, न सामरिक, न सांस्कृतिक, न व्यापारिक। बहुत अच्छी बात कही मनोज जोशी साहब। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मनोज जोशी साहब, एक चीज ये बताइए, क्योंकि मैं जो सार्क, भाई पुष्पेश पंत साहब ने बहुत बेसिक चीजें बता दी और क्लियर कर दिया। सार्क का जो एक जनरल इंप्रेशन मेरे जैसे व्यक्ति को, जो विद्यार्थी है, उसको ये है कि भाई पुलवामा के बाद हमने एक पाकिस्तान से एक तरह से बहाना किया कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, और हमने सार्क को उसके बाद चलने नहीं दिया, वो जो भी कारण थे। तो जैसा पुष्पेश पंत साहब कह रहे हैं कि एससीओ हो चाहे सार्क हो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। आपको भी क्या लगता है? क्योंकि अगर रेलेवेंस नहीं है तो हम लोग को उससे बाहर निकलना चाहिए। हम पिछलग्गू बन के एससीओ में क्यों बैठे रहें? देखिए, सवाल रेलेवेंस का नहीं है। सवाल यह है कि एक रीजनल संगठन तो होना चाहिए। मतलब अगर भारत, जहां पे भारत है, चारों ओर उसके मुल्क हैं जो सार्क के सदस्य हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारी डोमिनेशन वहां पे होनी चाहिए। डोमिनेशन ये नहीं कि हम हमारी फौज वहां घुस जाए, हमारी आर्थिक डोमिनेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल होनी चाहिए, कल्चरल होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी, हम इतने, सार्क में एक हमारी विचित्र जगह है। सब सार्क मुल्कों के साथ हमारा बॉर्डर बनता है, और कोई भी सार्क दूसरा मुल्क जो है उसका बॉर्डर दूसरे सार्क मुल्क से नहीं बनता है, केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी बॉर्डर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर भारत सोचता है कि हम किसी किस्म की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रीजनल, जो हमारा रीजनल इलाका है, जो अपने पड़ोसी हैं, वहां पे तो हम हावी हों। पर अभी पुष्पेश जी ने समझाया कि पूरा वर्णन दिया नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान तो खैर छोड़िए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ऐसी महाशक्ति हो सकती है जिसके की पड़ोसी जो हैं उसके साथ नहीं है। ये खासियत होती है पावर, ग्लोबल पावर की, कि आपके जो पड़ोसी हैं वो दुश्मन तो ना हो, पर हमारे तो दुश्मन भी हैं, तो ये एक हमारी कमजोरी है। क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डोमिनेंट पावर हैं, पर हम किसी भी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज ये सूरत है कि कोई भी जो पड़ोसी मुल्क है, वहां हमारा इन्फ्लुएंस तभी होता है जब वहां जो राज्य कर रहा होता है वो हमारे पक्ष में होता है। जैसे शेख हसीना है, कल और कल जो है वो चले जाएं, कोई दूसरा लीडर आ जाए तो मामला पलट सकता है। श्रीलंका में यही हुआ, आपने देखा। जब राजपक्षे थे तब हमारे खिलाफ थे, जब उनके सक्सेसर आए तो फिर हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, जब वो गए फिर दोबारा वही हो गई। तो हम जो हमारा जो नेचुरल इन्फ्लुएंस है, हम उसको कायम नहीं कर पा रहे हैं साथ में, और उसको कायम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी अपनी अंदरूनी कमियां हैं यहाँ। क्योंकि हमारा 101 नंबर है
ग्लोबल हंगर सूचकांक में हमारा 101 नंबर है, तो हम कहाँ कर पाए? क्या बांग्लादेश हमसे आगे, पाकिस्तान हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है? तो ऐसी सूरत में, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब अगर आप किसी भी किस्म की महाशक्ति बनना चाहते हैं, और महाशक्ति की बात जो है ये हमारे नेता लोग जो है अक्सर किया करते हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर हो जाएंगे। अब ये भी कमाल की बात है, मतलब ये कहना भी जो है, मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सार्क अगर नहीं तो कोई और संस्था की जरूरत तो जरूर है। भारत ने ये कोशिश की है कि क्योंकि हम पाकिस्तान से थोड़ा परेशान थे, तो हमने बिम्स्टेक शुरू किया, मतलब ये पूर्वी इलाके में जो है बे ऑफ बंगाल एरिया का वो शुरू किया, पर वो भी कुछ खास नहीं चला, क्योंकि जब तक हमारी अंदरूनी ताकत नहीं होगी, जब तक हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारे यहाँ स्थिरता नहीं होगी, सोशल पीस नहीं होगा, मतलब आप देखिए हमारे यहाँ उथल पुथल कितनी है। अब आप बीएसएफ को स्पेशल पावर दे रहे हैं, कल एक प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ, टेररिज्म की बात कही गई। अब दरअसल जो है ये सरकार जो है हर समय ये टेररिज्म का मामला उठा देती है, जबकि जो भारत ने जो टेररिज्म झेली है 1990s में, 1980s में, उसका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता है। फिर भी जो है ये सरकार चारों ओर जाके कहेगी कि आतंकवाद से बचो, भारत को खतरा है। ये सब लोगों को डराने की बात है। ऐसी स्थिति में आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके दोनों इधर पड़ोसी उधर पड़ोसी, आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि टेररिज्म में आप जो है उनको सहायता दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जब तक भारत जो है अपने को नहीं सुधारेगा, तब तक रीजनल इन्फ्लुएंस जो है भारत का वो कायम नहीं हो पाएगा। और अगर हमने किसी किस्म की शक्ति बनना है, किसी किस्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं महाशक्ति है, किसी किस्म की शक्ति बनना है, तो हमको रीजनल इन्फ्लुएंस तो अपना होना चाहिए। जो हमारा साइज है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसका तो हमको असर देखना चाहिए, पर वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। मैं सतीश झा साहब जल्दी से आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, जो दोनों लोगों ने कहा, क्यों हम अपने पड़ोसियों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? आप अमेरिका में, जैसे अमेरिका का कनाडा तो पार्ट एंड पार्सल है, उनके यहाँ वीसा भी फ्री है, और बहुत मतलब लगता है वो कनाडा और अमेरिका एक देश हो कई मामलों में। हमारी कौन सी दिक्कत है? हम तो भाई, हम अपने अगल बगल के देश, नेपाल जैसा देश, जहां का व्यक्ति हमारी सेना में है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, गुरखा, हम आज नेपाल के साथ अपने अजीब से रिश्ते कर लिए हैं। तो ये कहां, वेयर इज द प्रॉब्लम? लीडरशिप, या हमारा एटीट्यूड, या एक टोटल डेमोक्रेसी? क्या दिक्कत है? तीनों। सबसे बड़ी बात है कि हमने जब से देखना शुरू किया, देखिए पुष्पेश जी हैं, उनसे मेरा परिचय जिस दिन जेएनयू पहुंचा तब से है, और ये हमारे डीन रह चुके हैं साइंस के। मनोज भी, उनसे परिचय हमारा, पहली बार मिल रहा हूँ स्क्रीन पर 30 साल बाद, 35 साल बाद, लेकिन हम तीनों जेएनयू के हैं। और हमारे दोनों मूर्धन्य विद्वान जो हैं वो उत्तराखंड के भी हैं, सीमा के पास के। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, और मैंने इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ी नहीं है, जरूर फ्लेचर स्कूल जरूर चला गया था, थोड़ा बहुत उसका अंदाज है। पहली बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जहां जहां मैं गया, हर पड़ोसी राज्य की राजधानी में गया, हर जगह एक जो आशय है, भारत का जो एक उसकी इमेज है, छवि है, इट्स ए बिग ब्रदर, कोशिश करता है डोमिनेट करने की। जब तक हम डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे पड़ोसी देशों में हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं बनेगी। तो हमने कोशिश नहीं की, उस पर डिप्लोमेसी कोशिश कभी नहीं हुई, हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश हुई, ऐसा उनका मानना है। वो काठमांडू में था, वो ढाका में था, वो इस्लामाबाद में था, वो श्रीलंका में था, मैं मालदीव नहीं गया। अब बात रही सार्क की और एससीओ की, या जो बिम्स्टेक की, या आसियान की, कुछ भी भारत ने वाकई शुरू नहीं किया था। आसियान शुरू हुआ ढाका से, एससीओ शुरू हुआ शंघाई से। लेकिन शुरू करने के पहले अगर आपके पास नेहरू जैसा एक व्यक्तित्व हो, तो आप बात करते थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की, पंचशील की बात कर सकते थे। वो व्यक्तित्व चाहिए था, वो नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने जो 71 के बाद आसपास बात की थी, वो एक सही मौका था कुछ शुरू करने का उनके पास। लेकिन शायद उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी तब तक बांग्लादेश में लगा दी थी उनके पास। फिर जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, जो नए आंदोलन हुए, उन्होंने कुछ करने दिया नहीं उन्हें।
और जब वो लौट के आए तो उनका दौर बहुत छोटा था, शायद कुछ हो नहीं पाया। 1990 के बाद से जो बात शुरू हुई है, हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में उसकी कोई दाद नहीं देता। हम लोग डिप्लोमेट नहीं है। हम छोटे छोटे देशों में कहते हैं कि बहुत बड़े हैं, और बड़े देशों के सामने झुकने के अलावा हमारा कुछ चारा नहीं है। तो अगर भारत का नेता चाहता है कि उचक के वो रूस के साथ दिखे, चीन के साथ दिखे, तो बात समझ में आती है, तो वो नेता के लेवल पे है। आपकी राष्ट्रीय आमदनी 2% है, आपके पड़ोसी की 10% है, जो उसका दूसरा वाला है उसकी भी 6% है। तो आप कहाँ 2% वाले, अगर आनंद भाई, अगर आप अपने ड्राइवर से उसी तरह बात नहीं करते जैसे पुष्पेश पंत से बात करते हो, तो फिर कैसे बात होगी? वही भारत की हालत है। चीन के सामने कितना भी बमक ले, उसकी हैसियत क्या है? टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, डिफेंस में कहीं खड़ा नहीं होता। लेकिन जो नेता हमारा है उसका काम क्या है कि देश को कहेगा कि हम सबसे मजबूत हैं, हम विश्वगुरु हैं, हमारे यहाँ 98% अनपढ़ लोग हैं, हम विश्वगुरु हैं, हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, हम टेक्नोलॉजी गुरु हैं, हमारे यहाँ कुछ होता नहीं, डिफेंस बहुत बड़े हैं। ये तो नेता का काम है। तो जो नेता देश से कहता है उसको छोड़ के चलिए आप। लेकिन असलियत ये है कि हमारी डिप्लोमेटिक फोर्स बहुत छोटी है, हमारी डिप्लोमेटिक जो समझ है वो बहुत ही कमजोर है, हमारी जो जो व्यवस्था है उसमें उतना दम नहीं है। हम किसी भी हालत में जो दुनिया के बड़े जो 10 देशों में हम गिने जाना चाहते हैं उनके सामने खड़े नहीं हो पाते, चाहे समझ में, चाहे आर्टिकुलेशन में। भारत से 10 लोग ऐसे हो जो नेतृत्व करते हो कैबिनेट से, जो बाहर खड़े होकर ठीक से बोल सके। मेरी राय में पहली बार जब मैंने किसी सुना, प्रधानमंत्री इंक्लूडेड, वो था मनटेक सिंह अहलुवालिया, जो कायदे से बोल पाया। तमाम लोगों को बोलना नहीं आता बाहर जाकर, जिस तरह बोलते हैं लोग सोचते हैं कहां से लोग आ गए, कम से कम मुझे शर्म आती है। ऐसे में आप डिप्लोमेसी क्या करोगे? तो यानी कि हमारा जो, हमें तौलना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। जो दुनिया का जो एक स्वरूप बन रहा है उसमें हम सिर्फ ये कह के दावा करके नहीं बन सकते। हमने आपसे बात की थी, नेता का काम होता है कवर पेज लिखना, लेकिन अंदर के जो पन्ने हैं वो तो खाली पड़े हुए हैं। जब तक सिर्फ कवर पेज की राजनीति होगी तब तक क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जो स्थिति ये है कि चीन भारत से कुछ भी कह सकता है, भारत के पास हिम्मत नहीं उसको जवाब देने की। रूस का इंटरेस्ट भारत में खत्म हो चुका है, क्योंकि रूस को अपनी जगह बनानी है। रूस अब यूएसएसआर नहीं है। यूएसएसआर को भारत की जरूरत थी, क्योंकि तब आबादी का महत्व हुआ करता था। आज की तारीख में उसका कोई महत्व नहीं, इकोनॉमी का है। भारत की इकोनॉमी, लोग आपसे कुछ भी कहें, जहां तक मेरी समझ है, हम टेक्नोलॉजी में दुनिया से 6 जनरेशन पीछे है। आज जो हमारा सबसे अच्छा जो है भारत का, वो इसलिए है कि बाहर के लोगों ने आके हमारी कंपनियां स्थापित की हैं। जो सबसे जो भी अच्छा है वो है जो बाहर से लोग यहाँ आए हैं। हम सोचना चाहते, आज की सरकार जो 7.5 साल चल रही है, तो सिर्फ पीछे देखने वाली है। हम कहते हैं अंग्रेजी में कि दूरबीन के दूसरे कोने, दूसरे तरफ से देख रही है दुनिया को, उल्टी तरफ से देख रही है। और ये मुश्किल इसलिए कि हमेशा पीछे देखना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे नाना थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़ा घूम घाम के आए थे। जब मुझे याद है जिस दिन चांद पे आदमी पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, अरे हम लोग तो ये 5000 साल पहले किया करते थे। लेकिन नानी ने कहा, बेटा ये ऐसा सही है क्या? दोनों का फर्क देखिए आप। जो अनपढ़ है वो कह रहा है, पूछ रहा है सही सवाल। जो आधा पढ़ा लिखा है वो कहता है कि, तो अब भारत जो है व्यवहार करता है आधा पढ़ा लिखा देश की तरह। वहां मुश्किल हो रही है। तो हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम लीड कर सके। हमने सार्क बनाया नहीं, हमने आसियान के, हम जो भी हैं उसमें बहुत उसके पड़ोसी हैं। एससीओ जो है वो चीन और रूस का अपना एक, वो जितना जोड़ सके, उसकी वजह क्या है? चीन और रूस में वो ताकत है कि जोड़ सके। वो बड़े मैग्नेट्स हैं, हम छोटे मैग्नेट हैं। तो जो सबको जो चुंबक जो है, जो बड़ा चुंबक सबको खींचेगा, हम नहीं खींच सकते, हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा। माफ कीजिए पुष्पेंद्र जी, मैं जरा एक अभी बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हुआ 2-3 दिन पहले, भूटान चाइना का एक एमओयू साइन हुआ है। और उसको मालूम, अब जो भी वजह हो, क्योंकि जो आप तो विदेश नीति को समझते हैं, उसकी इंट्रिकेसी समझते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए वो धीरे से पेपर के किसी अंदर के पन्ने में था, और अब वो इट इज अंडर द कारपेट, उस पर बहुत डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। थोड़ा जरा समझा दीजिए कि विद रेफरेंस टू डोकलाम, एक समय हमने कहा था कि डोकलाम में हमने देखिए चीन को जवाब दे दिया था, और लेकिन अब भूटान का ये चाइना एमओयू हमारे लिए क्या खतरे की घंटी है? नहीं, हमारे लिए खतरे की घंटी इसलिए नहीं है कि बिल्कुल अप्रत्याशित तो ऐसा नहीं था कि डोकलाम में जो बिल्कुल सतीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नेता का काम 56 इंच की साथी उगाड़ कर अपनी पीठ थपथपा कर सुर्खियों में छाने का और पहला पन्ना रंगने का है।
उसके बाद आपने जो कहा भीतर के पन्ने पे जो कुछ है वो सब कुछ खा लिए, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि डोकलाम के वक्त भी जो दहाड़ दहाड़ के कहा जा रहा था कि हमने चीन को जवाब दे दिया, उसका जवाब चीन ने गलवान में इतनी बुरी तरह से दिया कि आपको बगले झांकते नहीं बना। और आज भी जब हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बड़े बड़ों से सहनाद करते हैं, किसी में इतना साहस नहीं होता कि चीन का नाम लेकर दुश्मनी की बात करे, पाकिस्तान का नाम लेकर दुश्मनी की बात करे। और आप आज ही भूटान का चर्चा करें, उनके समझौते का, उसके पहले ये याद करें कि पहले पन्ने में ये भी छपा है भारत के अखबार में कि 13वां राउंड उन वार्ताओं का फिर असफल हुआ है जो एलएसी से विड्रॉल को लेकर था। तो क्या भारत ने कैलाश हाइट से पीछे हटकर बांग्लोंग लेक के क्षेत्र में गलती की थी? क्या हमने चीन पर भरोसा किया था कि इस वार्ता के बाद कुछ सुधार हो पाएगा? हम ये फिर कहने में है कि हमने इतना जमावड़ा सैनिक टैंकों का, प्रक्षेपास्त्रों का, हवाई जहाजों का वहां कर डाला है, मगर इस सबको यदि आप ध्यान में देखें तो क्या हम भूटान से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीन के दबाव को झेल सकता है? तो चीन ने बहुत सफाई से वो किया है, जिसे एक दूसरे मुहावरे में आप सलामी स्लाइसिंग कह सकते हैं, कि भूटान को यह खतरा है कि जिस तरह वो नेपाल में कर रहा है, वो धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा है, अपने गांवों की स्थापना कर रहा है, जैसा उसने साउथ चाइना सी में किया है, कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। कृत्रिम द्वीप बनाने की जरूरत उसे जमीन पर नहीं है, वो दूसरे की जमीन पर जरा 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 करके दखल करता रहेगा, फिर वहां गांव हो जाएंगे, फिर वहां पुल बन जाएंगे, फिर वहां उसके पक्के खेमे बन जाएंगे और फिर वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये झगड़ा उसका नेपाल के साथ भी था, ये झगड़ा उसका भूटान के साथ भी था। तो भूटान जब इस बात को जानता है कि भारत असली खतरे के क्षण पर उसकी रक्षा चीन के मुकाबले नहीं कर सकता, तो उसने भलाई इसमें है कि थोड़ा दब कर रहे हैं, भूमिबद्ध राज्य है और वो अपनी बाकी हितों को बचाए रखे, और जो ज्यादा प्रभावशाली चुंबक है उसके आकर्षण में उससे चिपके भले ही नहीं, मगर उसकी तरफ जाना तो लाजमी है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत, अब अगर आप देखें तो जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, हाँ हम बड़े गौर से देख रहे हैं, आप गौर से देखते रहेंगे तब तक तो फेता कॉम्प्ली जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो तो हो चुका है। तो अब अगली बार तो डोकलाम के वक्त आप उस स्ट्राइक जंक्शन पर नहीं प्रकट होंगे ना। और डोकलाम की बात तो आप तब करें जब आपने गलवान में अपनी जो स्थिति उसका कर दिया हो, सब चीजों को एक रहस्यमय गोपनीयता की चादर के नीचे संवेदनशीलता और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से रखकर आप कब तक ये कहते रहेंगे कि हमने चीन का मुकाबला कर लिया, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली? आखिर पकड़ा हमारा विमान चालक वहां गया, जिसको रिहा कराने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर अपनी दरिया दिली का इजहार किया। तो आप ये कहते रहिए, वो पुलवामा हो, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, और आप कितना ही बड़बोलापन करें, मगर दुर्भाग्य से जो छोटे पड़ोसी हैं, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो और फिर बांग्लादेश हो, वो सब इस बात को जानते हैं कि आखिर में तो चीन का मुकाबला करने की स्थिति में भारत नहीं है, क्योंकि उसके आंतर, आप ये कहते रहिए कि हमने तय कर लिया है कि हम आने वाले दिनों में एक बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में उदय होंगे, मगर कौन दुनिया की ताकत ऐसी बड़ी सैनिक शक्ति होती है जिसकी आर्थिक शक्ति, जिसके विकास, जिसके सामाजिक सूचकांक, विकास के सूचकांक इतने गिरे हुए हों? वो तो एक बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा भवन होगा अगर सिर्फ सैनिक शक्ति की आप बात करें। मैं मनोज जी, एक आपकी बात को मैं जरा समझ लूं, क्योंकि आपने 80 और 90 के टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की बात की थी। मुझे 60s का एक नक्सलवाद आंदोलन भी याद है, जो पूरी तरह से कानून सामने आया हो, वो चाइना पोषित था और वो लोग जाके चाइना में ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन देश का डेमोक्रेसी थी, हमारा एक लोकतंत्र था, हमारी एक जीवंत लोकतंत्र था, हमने उन लोगों को अपने साथ रखा, इंक्लूसिव किया, और आज वो देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही, अगर आप बंगाल चले जाइए तो उनसे जो निकला हुआ जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा या जो भी राजनेता है, उसको कहीं पे भी राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही नहीं कहा जा रहा है। तो वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ थी, रेजिलियंस थी कि हम एक इस तरह के लोगों को भी एब्जॉर्ब कर सकते थे। आज अफगानिस्तान को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के कितने विद्यार्थी आज से नहीं कितने दिनों से हमारे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। अफगानिस्तान का मैं स्टील अथॉरिटी में मैंने काम किया है। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के बाहर कम से कम 10-20 साल पहले तक वो काबली वाले जो थे, पहली जिस दिन तनख्वाह बढ़ती थी उस दिन वो घूमते रहते थे वहां। वन ऑफ द मेन मनी लैंडर्स वे दोस्त काबली वाला बोलते थे उनको, अफगानिस्तान के लोग थे। मेरा मानना पूछना यह है आपसे कि आज चाइना अफगानिस्तान के में पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हो गया है। इंडिया अफगानिस्तान का क्या होगा, कि कैसे हम अपने रिश्ते को ठीक कर पाएंगे, कुछ उसमें से हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं, कि इट इज अ गॉन केस? देखिए, अभी आपने डोकलाम की बात करी।
डोकलम में तो इतनी शर्मनाक, डोकलम में समझौता जब हुआ तो हम लोग 100 मीटर गए पीछे, वो लोग 100 मीटर गए पीछे, और हमने यहाँ पे झंडा चढ़ा दिया कि बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई हमारी। इस समय ये हालत है कि डोकलम तो गया, पूरा डोकलम जो है वहां पे पिछले 3 सालों से चाइना ने उस पर नियंत्रण कर लिया है। तो भूटान के सामने और कोई रास्ता नहीं था। और साथ साथ उत्तर भूटान में कई गांव हैं, उन इलाकों में चाइना मॉडल विलेज बना रहा है। पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना ने मॉडल विलेज बनाने का काम किया है। पुष्पेश जी अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पे जिंदगी बड़ी कठोर होती है, तो वहां पे काफी डिपॉपुलेशन हो गया है। हमारे यहां भी डिपॉपुलेशन हो गया है, चीन की तरफ भी हो रहा था, पर उन्होंने कदम उठाए हैं कि 600-700 मॉडल विलेज बनाए हैं, जहां की मतलब पूरी सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा। और उसके हम लोग सैटेलाइट इमेजरी जो है वो हमको हमारे पास है। तो डोकलम में पिछले 3 सालों से उन्होंने एक तो मॉडल विलेज बना दिया और रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि जहां पे हम रोकने की कोशिश कर रहे थे उसको जो है पार कर लिया है, साइड से निकल आए हैं। तो भूटान ने अब मैंने भूटान के एम्बेसडर से पूछा, उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि भूटान ने ये पॉलिसी अपना ली कि इस मामले में बिल्कुल चुप रहना है, क्योंकि चीन से क्यों। और भूटान की आप हालत देखिए ना, भूटान की पूरी आबादी 8 लाख है, उनके पास तो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए और बॉर्डर पुलिसिंग के लिए भी पॉपुलेशन नहीं है। तो आपने ये नक्सलबाड़ी की बात करी। देखिए, कोई भी सेपरेटिस्ट आंदोलन होता है और इस टाइप के आंदोलन होते हैं, उनको नियंत्रण में लाने की 2 कदम होते हैं। एक तो आप पुलिस का इस्तेमाल करिए, पर दूसरी तरफ से आपको पॉलिटिकल निगोशिएशन भी करना पड़ता है। पंजाब में आप देखिए क्या हुआ। पंजाब में बीच में तो हमने ये देखा कि आतंकवादियों के समर्थक जो है पार्लियामेंट में भी आ गए बीच में। तो पॉलिटिकल सेटलमेंट की भी जरूरत होती है, पॉलिटिकल आउटरीच की जरूरत होती है। साथ साथ आप पुलिस के जो कदम होते हैं वो आप उठाइए, जरूर उठाइए। पर आज हम देख रहे हैं जैसे कश्मीर में आपने जो कश्मीर में पूरा ही जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसको आपने विद्रोही बना दिया। अब जैसे फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, अब आपने कह दिया कि ये सब देशद्रोही हैं। तो क्या आप पॉलिटिकल आउटरीच करेंगे वहां? तो आप खैर उनको डंडे से कब तक पीटेंगे, कूटेंगे? तो ये एक स्ट्रेटेजी जो है, मतलब जो बिल्कुल ही उल्टी स्ट्रेटेजी है। जबकि 2011 तक जो है, अगर आंकड़े आप देखेंगे तो दिख रहा था कि जो वहां पे जो हिंसा थी वो घटती चली आ रही थी, और वो मौका था कि उस समय जो है आप पॉलिटिकल आउटरीच करिए। पर उल्टी यहां पे सरकार आई, ये सरकार, क्योंकि ये सरकार सोचती है कि हम बिल्कुल आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद ऐसे कभी खत्म नहीं हो सकता है। आतंकवाद को धीरे 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 जो है दबाना होता है और साफ कर। पंजाब जो है बहुत ही एक साफ उदाहरण है इस बात का। आपने अफगानिस्तान की भी बात करी कि अफगानिस्तान में क्या। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा बॉर्डर साथ में नहीं है। और हमने बीच में पेशकश की थी कि ईरान के माध्यम से, चाबहार से अफगानिस्तान में कांटेक्ट बनाए रखेंगे। पर उसके बाद जो है अमेरिका की वजह से आपने ईरान को भी जो है थोड़ा सा धकेल दिया अपनी ओर से। तो आपकी जो रीजनल पॉलिसी है, आप पाकिस्तान के साथ तो है ही आपका झगड़ा, पर साथ साथ जो है आपने अमेरिका का जो पक्ष किया, उससे ईरान के साथ भी आपका थोड़ा सा विवाद हो गया है। तो जो आपका जो लक्ष्य था अफगानिस्तान में हो या मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में हो, इसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे? और वहां पे आपकी जो पॉपुलर सपोर्ट थी पहले किसी जमाने में जो है कहते थे कि सोवियत यूनियन के जमाने में, वो अब जो है बिखर गई है। अफगानिस्तान में भी जब आपके पास वहां
इंटरवीन करने का कोई माध्यम नहीं है। मैं इंटरवीन मिलिट्री तौर से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक तौर से या पॉलिटिकल तौर से, या वहां पे इंटरवीन जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम वहां पे कैसे। और पाकिस्तान का पूरा मकसद जो है, पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी जो है वो भारत विरोधी है इस मामले में, और उनको कुछ भी सह सकते हैं, पर अगर भारत वहां पे कोई कदम उठाए तो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान तुरंत जो है उसका विरोध करेगा। जी जी। मैं एक चीज और, सतीश झा साहब, ये एक बात जो मनोज जोशी साहब कह रहे हैं कि हमने ईरान से बिना बात के एक अच्छा खासा हमारा रुपी ट्रेड होता था, वो सब था, वो हमने अमेरिका के दबाव में आके उससे अपने संबंध खराब किए। लेकिन अब हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है, जनरल नैरेटिव यह है कि अमेरिका की तो मजबूरी है इंडिया के साथ आना, आएगा ही, जाएगा कहाँ। ये जो एक एटीट्यूड जो जनरल नैरेटिव आम जन में फैलाया जा रहा है, क्या अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ आना? अरे वो जब जाना होगा तो हो सकता है चाइना के साथ चला जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, भारत के बारे में अमेरिका की जितनी नीतियां हैं इसलिए चल रही हैं कि वहां पे 40 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव है। मेरी नजर में भारत के राजनीतिक नायकों ने कोई ऐसी जमीन बनाई नहीं है जिसकी वजह से रिश्ता बना हुआ है। वो सारा रिश्ता जो लोकल डायस्पोरा है वो तय करता है। यही लोग आज से 30 साल पहले जब वो डायस्पोरा उतना प्रभावी नहीं था तो भारत कुछ भी कर ले, वो रिश्ता बेसिकली तय होता था इस बात पे कि अमेरिका क्या चाहता है। आज की तारीख में भारत की अमेरिका में कोई भी ऐसी साख नहीं है कि कुछ कह सके कि हमें ऐसा करना है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहां का डायस्पोरा काफी अब प्रभावी हो गया है। 1-2 गवर्नर बन चुके हैं, अब एक आधा भारतीय उपराष्ट्रपति है, लेकिन उससे भारत की तरफ अमेरिका का जो झुकाव है ऐसा नहीं है कि वो कोई सहयोगी का है या एलाई का है। भारत को अमेरिका एलाई की तरह नहीं देखता। उसके बारे में हमेशा उसको सोचना पड़ता है कि भारत क्या पोजीशन लेगा, इसके साथ क्या पोजीशन ले। उसको एलाई नहीं मानता, उसका एक ही एलाई है इजराइल, और नाटो के जो देश हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने उसमें जो भी झगड़ा किया हो, लेकिन मोटे तौर पे नाटो OECD देश जो उसके एलाइज है, भारत उसका एलाई नहीं है। चीन से उसके रिश्ते जो 1971 में शुरू हुए, उसके बाद जो भी हुआ है, जो पिछले 4-5 साल में हुआ है, उसकी कई और वजह हैं। कुछ टेक्नोलॉजी की वजह हैं, कुछ ट्रंप की अपनी नीतियां थी, कुछ जो रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के जो लोग जुड़े हुए थे उनके अपने स्वार्थ थे। उन सब को लेकर के उसमें एक तरह से हलचल आई है, लेकिन वो स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि चीन भी बनना चाहता है एक सुपर पावर। वहां अमेरिका को सोचना पड़ता है। रूस को उन्होंने काफी हद तक कंटेन कर लिया है, लेकिन भारत की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है अमेरिका को आज की तारीख में। लेकिन मोदी जी को कहना पड़ेगा, वो नेता देश के हैं, वो कहेंगे अपना। कोई भी नेता कहेगा कि हमें अमेरिका को हमारी जरूरत है, तो वहां पे हमें कोई सवाल नहीं दिखता। लेकिन अमेरिका को भारत की जरूरत है, इसमें अगर हम सोचेंगे, जो भी सोचने वाला व्यक्ति वो जानता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ देने को नहीं है एक बाजार के अलावा। भारत अमेरिका को टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, वहां से ले सकता है, वहां से पैसे ले सकता है। उम्मीद करता है वहां के लोग यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, आप देख क्या रहे हैं, उसको एक बाजार दे सकते हैं आप, हमारे यहाँ की चीज बेचिए। तो उसके अलावा वहां से अफसर खरीदिए। एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे चीन जो है उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और अगर मुझे मालूम नहीं चीन के कितने लोग अमेरिका में हैं, लेकिन क्या 40 लाख से कम है कि 40 लाख से ज्यादा है? क्योंकि ये वाला ये कहना तो चीन का इन्वेस्टमेंट बहुत है अमेरिका में। देखिए, 20 साल पहले चीन का $1 ट्रिलियन अमेरिका में वो उसे एसेट मैनेजमेंट में था। $1 ट्रिलियन। उसमें बहुत बहस हो रही थी कि हमने उनसे इतना कर्जा ले लिया है, उन कर्जदार हो गए। आज की तारीख में शायद दुगना हो गया होगा। वो भारत की राष्ट्रीय आमदनी के बराबर है। इतना पैसा चीन ने वहां लगाया है। तो चीन के रहने वाले जो अमेरिका में हैं, वो करीब भारतीयों के बराबर ही है, 40-50 लाख के आसपास से, ज्यादा नहीं है। लेकिन जो भारतीय लोग वहां हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी चीन के लोगों से करीब 50-60% ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़ लिख के गए थे वहां। चीन के लोग जो वो उस तरफ से आए, कैलिफोर्निया की तरफ से आए या न्यूयॉर्क पहुंचे, वो तरह तरह काम करते हैं, लेकिन भारतीय लोग ज्यादा प्रोफेशनल हैं। तो सब मिला के जो उनकी आवाज है, भारतीयों की आवाज है, वो कहीं ज्यादा सुनी जा रही है।
उसकी कई वजह हैं, उन्होंने काफी कोशिश की है। लेकिन जब मैं पहली बार जब अमेरिका गया तो चीन के लोग प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट ले रहे थे, भारत का कोई भी उसमें शामिल नहीं था। आज की तारीख में बात करीब बराबर हो चुकी है, तो भारत के लोग उतने अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं जितने कि चीन को मिल रहे हैं, तो वहां पे तो बराबरी आ गई। लेकिन चीन के व्यक्तियों की जो वहां पे पकड़ है वो इसलिए है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। भारत का इन्वेस्टमेंट वहां भारत से नहीं गया है, वो भारत के लोकल लोगों का है। तो भारत की जो ताकत है वो डायस्पोरा है, और चीन की ताकत डायस्पोरा प्लस चीन है। मैं पुष्पेश जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। मैं इसलिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए अरुणाचल प्रदेश, तो चीन ऑब्जेक्टेड कि वाई माय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया जी वहां जा रहे हैं। और ये कुछ मेरे दर्शकों को सुन के अजीब सा लगेगा, 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जब गए तब भी चीन ने ऑफिशियली ऑब्जेक्ट किया। पिछले साल या 2020 में जब अमित शाह साहब गए तब भी ऑब्जेक्ट किया। तो ये वो ऑब्जेक्ट करता है। मैं एक चीज समझने की दृष्टि से, भाई जैसा एक किसी भी देश को होना चाहिए, अगर मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के या डिफेंस मिनिस्टर के जाने पे ऑब्जेक्शन था तो उनको तो हर महीने जाना चाहिए था। कोई, मैंने कल भी कहा कि कोई अपने वो तो भाई सरकारी जहाज है, कहीं भी घूमने निकल, कहीं भी जा रहे हैं दौरे पे तो एक चक्कर अरुणाचल। क्यों डरता है, क्या दिक्कत है? मतलब हम लोग क्यों इस बात को सहने को तैयार हैं कि चीन ने कह दिया तो उसके बाद गया ही नहीं कोई? देखिए, मुझे लगता है बुनियादी बात यह है कि चीन के मुकाबले हर सामरिक संवेदनशील मोर्चे पर भारत कमजोर पड़ता है। वो पिछले 7.5 साल में ही कमजोर हुआ हो ऐसा नहीं है, मगर पिछले 7.5 साल में ये भ्रम जरूर फैलाया गया है कि अब हम नेहरू युगीन या कांग्रेसी युग से कहीं अधिक सशक्त थे। तो ये जो इसे आप मिथ्या कहें, झूठ कहें, सच के साथ किफायत कहें, ये बात हुई है। मगर चीन ने, जिसे अंग्रेजी में पिन प्रिक्स कहते हैं, वो सुई चुभोना, चिंगोटी काटना, अरुणाचल को लेकर कभी छोड़ा नहीं है। कभी दलाई लामा की यात्रा को लेकर, कभी काल चक्र प्रवर्तन के उनके प्रवचन को लेकर, कभी किसी ऐसे जनरल को वीसा न देकर जिसने वहां कुछ काम किया हो। मुझे लगता है इसकी कमजोरी असल में भारत की ये है कि न केवल प्रधानमंत्री, न केवल उपराष्ट्रपति, न केवल बड़े बड़े नेताओं को वहां जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अरुणाचल यदि इस देश का एक प्रदेश है तो हम उसके साथ ऐसा एक अति संवेदनशील इनर लाइन बॉर्डर नहीं बना सकते हैं कि सामरिक संवेदनशीलता की दृष्टि से आप बोमदीला तक नहीं जा सकते, तवांग तक नहीं जा सकते, या सिक्किम में नाथुला के आगे इस पॉइंट तक नहीं जा सकते। आप अगर मानसरोवर यात्रा पथ पर उत्तराखंड में जा रहे हैं तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे सेना से परमिट लेनी होगी। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आप अगर जाना चाहें धारचूला के आगे तो आप मुशहरी के आगे तो आपको परमिट्स लेनी होती हैं। औपचारिक है मगर लेनी होती हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने विकास किया होता अरुणाचल का पर्यटन की दृष्टि से, बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से, उसको जोड़ा होता देश से, तो वही स्थिति जम्मू कश्मीर राज्य जब था तब और अब केंद्र शासित प्रदेशों के साथ है। यदि आप सामरिक सुरक्षा और संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता अखंडता की कसौटी पर कसते हुए देश के कुछ हिस्सों को या तो बीएसएफ के सुपुर्द कर देंगे या सेना का आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट वहां लागू होगा, अपने नागरिकों के लिए वहां जाने की छूट नहीं होगी, मगर जितना दुष्प्रचार आपके विरुद्ध हो सकता है उसके लिए पत्रकार भी वहां जाएंगे, वो जानकारी आप छुपा कर नहीं रख सकते। इसमें एक समस्या और जुड़ी है कि भारत सरकार बहुत दिनों तक इस गलतफहमी का शिकार थी कि अरुणाचल और में यदि हम चीन का ये मानना था, कई बार ये बातें आ चुकी हैं आर्काइव से बाहर, कि चीन इस बात के लिए राजी था कि यदि लद्दाख में उसकी इच्छा अनुसार गिलगिट में, बाल्टिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में भारत समझौता करने को तैयार है, उसे औपचारिक रूप से मानने को तैयार है, तो पूर्वी क्षेत्र में, अरुणाचल में, सिक्किम में, जिस तरह सिक्किम पर उसने भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया था, ये सिक्किम अभिन्न अंग है भारत का, उस तरह का शायद कुछ वो समझौता करने को तैयार होता अरुणाचल पे। इसमें दो पेचीदगियां हैं कि क्या आप चीन के किसी भी आश्वासन पर भरोसा कर सकते हैं, और दूसरी अरुणाचल की दुर्गम विषम भौगोलिक भू राजनीतिक परिस्थिति में क्या भारत वास्तव में अपनी शक्ति को वहां इस तरह से जमा कर सकता है। ये जो मनोज जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो चीन ने वहां मॉडल राज्य बनाए हैं भूटान में, अगर वो बहुत ही विरल आबादी वाले अरुणाचल में उन्हें करने की जरूरत नहीं है। कब वो प्रकट होंगे, कब वो अदृश्य हो जाएंगे, हम जैसे उन्होंने कहा कि 8 लाख की आबादी में भूटान हर जगह चौकसी नहीं कर सकता, मगर अरुणाचल में तो आबादी इतनी विरल है कि उस सीमावर्ती क्षेत्र में वो शायद कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो है वो विमान चालक रहित ड्रोन हो या सैटेलाइट इमेजरी हो, उसके सहारे ही कर सकते हैं। और यदि आप इन सारी चीजों को छुपा रहे हैं कि चीन ने वहां आपको कितनी बड़ी शिकस्त दे दी है,
तो इसका कारण है कि आप अरुणाचल के बारे में सब चुगुटियां सहते हैं और चुप रहते हैं। मैं मनोज जी एक चीज और जरा मनोज जोशी साहब आपसे समझने के लिए, ये जो डिप्लोमेसी भाई हम समझते हैं एक साधारण व्यक्ति के लिए, क्या ये हशश होती है कान में छुप के धीरे धीरे पता ना लगे, या देश को कॉन्फिडेंस में लेकर होती है? क्योंकि मुझे दो चीजें याद है इस देश में। मैं बहुत छोटा था, शास्त्री जी ने कहा कि भाई एक दिन का खाना छोड़ो, एक समय का खाना छोड़ो, पूरे देश ने खाना छोड़ा था। और उसका उस समय उसको कहीं रिलेट किया गया था भारत पाक युद्ध से भी, देश की जो अन्न की व्यवस्था थी उस रिजर्व से भी। उसी तरह से इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश 71 वॉर हुई, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने देश को कॉन्फिडेंस में लिया था कि भाई ये हमारी दिक्कतें हैं, हमारे पास कुछ संसाधनों की कमी है, लेकिन चूंकि इन वजह आज की तारीख में हम क्यों नहीं देश से को बताते हैं कि ये दिक्कत है, अब चीन हमारे में घुसा नहीं, इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। क्या देश को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं होती है डिप्लोमेसी में, चुप के? देखिए, हमारी जब लीडरशिप अनपढ़ है, कोविड जब आया था क्या बोला था हमारे प्रधानमंत्री ने कि बाहर जाके बर्तन थाली पीटो। तो ऐसी हालत में आप क्या किसको समझाएंगे? डिमोनेटाइजेशन का मसला हुआ, आप जो है एक जादू, हर चीज पे जुमला निकलता है, हर चीज पे आप सोचते हैं कि कोई नारा लगाने से काम बन जाएगा। हमने नारा दिया और हो गई, बात हो गई। अच्छा, अभी बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। मैंने इस समय अभी एक किताब लिखी है जो कि छपेगी कुछ दो तीन महीने में, जो पिछले साल जो विवाद हुआ पूर्वी लद्दाख में। आपको यकीन नहीं होगा कि आज तक सरकार ने जो है पूरा खुलासा नहीं किया है कि कौन से इलाके जो हैं वहां पे चाइनीज सेना घुसाई है। आज तक ये बात है। आपको याद होगा जबकि गलवान में इंसिडेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई हमारी पोस्ट छीनी है। उसके बाद राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में सितंबर में बयान दिया और कई बयान आए हैं, पर यह नहीं कोई बता रहा है कि जो सबसे बड़ी जो भारत की लॉस हुई है वो डेप्सांग में हुई है। डेप्सांग में जो है कम से कम 800 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पे हमारे पेट्रोल नहीं जा पा रहे हैं, हम गश्त नहीं लगा पा रहे हैं। अब किसी ने बात कही तो उन्होंने कहा नहीं ये तो पुराना मामला है, 2013 का मामला है। पर एक जनरल साहब ने विवेकानंद फाउंडेशन, आप जानते हैं विवेकानंद फाउंडेशन तो प्रो गवर्नमेंट है, उनके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक लेख लिखा। उन्होंने कहा ये सब झूठ है। हम 2020 तक वहां पे गश्त लगा रहे थे, हर साल 8 से 10 पेट्रोल जाते थे। तो डेप्सांग में जो कुछ हुआ है, तो ये जो है अभी तक जो किसी ने ये शब्द डेप्सांग जो है सरकार की ओर से किसी ने सामने नहीं रखा है। पैंगोंग की बात करी है, गलवान की बात करी है। और आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में गलवान के बारे में कुछ सोशल मीडिया, चाइनीज सोशल मीडिया में कुछ चित्र निकले हैं और वो उनके अनुसार मुझे ये लगता है कि जो गलवान में जो हादसा हुआ वो और भी ज्यादा सीरियस था। वहां पे जो भारतीय सेना थी उनके वो काफी तादाद में उनको जो है बंदी बनाया गया, उनसे हथियार छीने गए। ये सब कुछ जो है आज तक भारत में किसी को नहीं बताया है। तो ये झूठ बोलने की आदत, बात छुपाने की आदत, नेहरू जी पे इल्जाम लगाते हैं कि सन 50 के दशक में उन्होंने जो है चीन के साथ जो विवाद हो रहा था उसका पूरा खुलासा नहीं किया, तो उसका नतीजा हमने देखा सन 62 में। पर आज जो कुछ हो रहा है, जो कि जो सरकार जो है ये इतनी बात गुप्त रख रही है, और आज चीन और ये 13वें राउंड पे चीन ने तो साफ कह दिया है, चीन ने साफ कह दिया है कि अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई समझौता होगा। तो इस, और वहां पे आप जानते हैं पूर्वी लद्दाख में चाइनीज साइड में काफी बिल्डअप भी हो गया है। तो इस तरह से अगर ये सरकार करेगी, तो वही मैं कह रहा हूं आपसे कि एक अनपढ़ लीडरशिप है,
एक डिसऑनेस्ट लीडरशिप है जी। हाँ, एक डिसऑनेस्ट लीडरशिप है जो कि साथ, तो जब वो हमको जब अपने ही लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है, जब अब आर्मी के जनरल भी झूठ बोलने लगे हैं इस मामले में, तो मैं समझता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हम एक बहुत 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 कठिन मोड़ से गुजर रहे हैं। जी, मैं एक चीज ऐसी ऐड कर दूं, मैं अभी 10 दिन पहले लगा था और मैं चाहता था कि मैं जरा रजांगला में जाके अपना श्रद्धांजलि को कर दूं, तो वो चुशुल के आगे सरकार ने इस समय सिविलियंस को जाने से मना कर दिया है, वो नहीं जाने दे रहे हैं, और वो कारण वही है जो आप कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं, ये इस बात खुल जाएगी। दूसरी, मैं एक छोटी सी बात अपने दर्शकों को बता दूं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, हम लोग बाल्टिस्तान गए थे, जब नुम्रा गए तो वहां से हम लोग गए तुर्चुक और थांग। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी, बाल्टिस्तान की चार विलेज हमारे पास रह गए हैं 71 में। वहां पे एक महिला छोटा सा एक वो चलाती हैं, म्यूजियम टाइप कहेंगे, जो पहले पाकिस्तान में था, अब हिंदुस्तान की विलेज है। तो वहां मेरे एक साथी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अब आपको कैसा लगता है, अब आप हिंदुस्तान में आ गई हैं, पहले आप। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं आए हैं, हम तो जहां थे वहीं हैं। 47 में कभी लाइन इधर हो जाती है, अब वो लाइन इधर हो गई, तो हम तो जहां है वहीं हैं, आप लोग ये क्या करते रहते हो नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये बात इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि जो एक हर एक चीज को हम बेचने लगते हैं ना, नीमू अगर जो भी लद्दाख गया है, नीमू बहुत बहुत सेफ, बहुत अंदर की जगह है। हमारे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहा जाता है कि वो बिल्कुल सीमा पे चढ़ के उन्होंने बात की है। नीमू इज करगिल से आप चलिए ले के लिए, तो नीमू एक बिल्कुल प्रॉपर टाउन है। तो वो मैं उसको कहूंगा कि जैसे लखनऊ से आप दिल्ली जाइए तो सीतापुर, शाहजहांपुर, इस तरह के, और वहां पे प्रचारित किया जाता है कि बिल्कुल बॉर्डर पे आंख में आंख डाल के बात की गई। खैर, हाँ, सतीश झा साहब, एक जल्दी से एक चीज और आपसे समझ लें, क्या ये एक कहीं ना कहीं में हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि हमारे अभी तक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, जयशंकर साहब से पहले, वो भी आप ही लोगों के विश्वविद्यालय से आते हैं, आपकी एलमनाई हैं आप तीनों लोगों की, उससे पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते थे बहुत हैवी वेट होते थे। देश के सारे प्रधानमंत्री विथ एन एक्सेप्शन ऑफ देवेगौड़ा साहब, सब कभी ना कभी विदेश मंत्री रहे, भारी लोग रहते थे। तो क्या ये एक कारण ये भी हो रहा है कि हमारी जो दिक्कत शुरू हुई है कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं है। ही इज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्राफ्टी, वेरी डिप्लोमेटिक, पर वो जो एक पॉलिटिकल हैवीनेस है वो नहीं है शायद। क्या ये भी एक कारण है सतीश जी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अगर सामरिक नजर से देखें तो देश की जो पोजीशन है, जो फॉरेन मिनिस्टर रखता है, उसकी अलग वजह होती है, उसका अलग वजन होता है। जो फॉरेन सेक्रेटरी की बातें होती हैं, और जिनको ज्यादा आदत पड़ गई फॉरेन सेक्रेटरी बात करने की, उनको फॉरेन मिनिस्टर बनना आसान नहीं होता। ये बात हम सभी समझते हैं कि सेक्रेटरी से मिनिस्टर बनने का रास्ता जो है, भले वो आप एक दिन में अपॉइंट कर दें, बदल दें, लेकिन कोई समझ बदलती नहीं है, उसको बहुत समय लगता है। जो पॉलिटिकल हैवीवेट आया करते थे, उनको हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने का उनका एक अंदाज था, उनकी एक ट्रेनिंग थी। उससे फर्क पड़ता है कि आप चीजों कैसे देखते हो। और जो फॉरेन सेक्रेटरी जो है, उसको आदत होती है आदेश लेने की, उसे खुद सोचने के मौका बहुत कम मिलता है, उसको आदेश दिया जाता है, उस तरह से काम करता है। तो वो जो ट्रांजिशन है उसमें क्या करें जयशंकर जी, वो तो पुष्पेश जी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वो शायद ज्यादा अच्छा बता सकेंगे उनके बारे में। लेकिन जो मेरा मानना है, हमारे से उस समय हम लोग साथ साथ थे जेएनयू में, लेकिन वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सेक्रेटरी से मिनिस्टर बनने का जो एक रास्ता है, वो कुछ अलग तरह का है, लंबा है। और जो जितने पॉलिटिशियन मिनिस्टर थे, वो काफी मजे हुए पॉलिटिशियंस थे, उनको हर समस्या को देखने का एक उनका अलग नजरिया था। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे, आपने शुरुआत की एससीओ और सार्क के लेकर के, और हम लोग पहुंच गए अपने बॉर्डर के ऊपर, तो आखिर हम कैसे अपनी बात शुरू करें? हम अपनी सीमाओं के अंदर चले आते हैं, ये तो पहली बात है। हमें लगता है कि भारत को फिर से अपनी जो आपका शायद ये एक उद्देश्य रहा होगा कि हम अपना नेतृत्व क्यों नहीं स्थापित कर पाते राजनीति। जो एक जमाने में जब नेहरू जी ने बात की पंचशील की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें भारत की भूमिका थी। 1900 नेहरू के बाद ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की तरफ से। शायद माहौल की बात हो, चाहे हम ज्यादा व्यस्त हो गए अपने डोमेस्टिक
मुद्दों में व्यस्त हो गए या दुनिया कहीं आगे बढ़ गई, हम सिर्फ कहते रह गए कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन बढ़े नहीं, वजह जो भी हो। लेकिन नेहरू जी के बाद कोई ऐसी पहल भारत ने नहीं की है जिसमें हम कह सकें कि भारत के नाम पे लोग हमें दुनिया में समझते हो कि हम एक खिलाड़ी हैं। ये मैं छोटी सी बात कहूंगा, जब 1984 में इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई, जो पहला व्यक्तित्व मुझे बताने वाला था वो एक अफ्रीकन डिप्लोमेट था और वो रो रहा था। तो मुझे ये लगा कि अफ्रीका में कम से कम भारत की एक छवि थी कि भारत उनका नेतृत्व कर रहा है। उनमें उन सब के बीच में पड़ोसियों में तो उसकी स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन अफ्रीका के नेता मानते थे भारत को अपना नेता, बेसिकली महात्मा गांधी और नेहरू के नाम पर। वो लेगेसी अगर हम खत्म कर देंगे, अगर हम गांधी और नेहरू की लेगेसी खत्म करेंगे, तो दुनिया में हमारी भारत की स्थिति को फिर से मजबूत करने में, अपना नाम, अपनी जगह पाने में बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा नाम भारत से अगर कोई है तो गांधी है। नेहरू जी को लोग भूल जाएंगे लेकिन गांधी को नहीं भूलता। अगर हम गांधी को लेकर अमेरिका के साथ रिश्ता स्थापित करें तो अमेरिका हमको अलग तरह से देखेगा। आज की तारीख में भारत का रिश्ता अमेरिका से योग का है। योगा बहुत जोड़ता है हमें उसके साथ। उसके अलावा जो कुछ जो डायस्पोरा के लोग हैं वो जोड़ते हैं। लेकिन अमेरिका की एक आदत ये भी है कि अगर आप बच्चे से पूछें, किसी जो भी 15 साल का होगा अमेरिकन बच्चा, उससे पूछें पिज्जा कहाँ का भोजन है, वो कहेंगे अमेरिकन है। वो अपने सच सबको आत्मसात कर लेते हैं। तो गांधी जितनी जो बातें गांधी के ऊपर अमेरिका में होती हैं उतनी हमारे देश में नहीं होती, ये सोचना पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि आपने बात शुरू की सार्क और एससीओ में भारत को कहाँ से शुरू करना चाहिए। मेरा कहना था कि सार्क जो भारत ने शुरू किया उसमें उसका जो इतिहास रहा है कुछ काफी ट्रबलसम रहा है, और एससीओ में वो पिछलग्गू हो सकता है। लेकिन फिर भारत अपनी जगह कैसे स्थापित करे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, वो कैसे करे। क्वाड में आने से थोड़ा सा एक दूसरी जगह बनी थी, लेकिन क्वाड में भी जिस तरह से हम उसमें अपना हिस्सा निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी ला रहे हैं, वो हमारी जगह बन नहीं पा रही है। तो हम क्वाड में स्थापित कर पा रहे हैं ना, आसियान के पड़ोसी होकर रह गए, बिम्स्टेक से कुछ हो नहीं पाया, सार्क में हम नेता थे नहीं, एससीओ में हम सिर्फ इसलिए कि वहाँ हमारी सूर्य दिख जाती है पुतिन के साथ और शी के साथ, उसको लेकर के भले हम अच्छे लगते हो, लेकिन हमारा नेतृत्व तो कहीं पर है नहीं। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा अलग तरह से। और आप ठीक कह रहे हैं, हमें एक कोई कद्दावर विदेश मंत्री चाहिए, लेकिन विदेश मंत्री कौन रखता है? प्रधानमंत्री रखता है। हमारे विदेश मंत्री पिछले 7.5 साल प्रधानमंत्री खुद हैं, और जैसे मनोज कह रहे हैं वो उन्होंने पढ़ा लिखा कम था, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। वो जब जाते हैं तो उनको बोलना नहीं आता तो गले लग जाते हैं। गले वो लगते हैं जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बोलना आता है वो बड़े प्रेम से बात करते हैं, उनकी बात का वजन होता है। तो गले लगने से बात का वजन नहीं बन जाता। तो ये बात जो मनोज ने अच्छी कही कि अगर अनपढ़ हमारा रहता है तो कहाँ तक आगे जाएंगे। तो ये जो जितनी बातें हैं बहुत सोचना पड़ेगा। और हमें लगता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि पिछले 7.5 इतनी खराब हो गई है मेरी नजर में। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो लोग बड़े सवाल करते हैं, जो आज डेमोक्रेसी पर हो, चाहे डिफेंस पर हो, चाहे टेक्नोलॉजी पर हो, चाहे इकॉनमी पर हो, चाहे कोविड को लेकर के जो हम लोग किया उस पर हो, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जहां ये लगे सिर्फ उनके अलावा जहां पे बीजेपी फॉर जो सेल है वहां प्रतिभा है उसकी बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं भी भारत की छवि अच्छी नहीं हुई। तो अगर आप बात कर रहे हैं एससीओ को ले जाने के, हम तैयार ही नहीं उस बात के लिए। और पुष्पेश जी ने जिस तरह शुरुआत की वो काफी अच्छी समरी मेरे हिसाब से थी। और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं असल में समय का है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट पुष्पेश जी से ले लूं। पुष्पेश जी, मेरे मन में हरदम एक सवाल रहता है, और मैं अभी 2-3 दिन पहले तिब्बत के एक सज्जन हैं, घूम रहे हैं पूरे देश में, द ग्रेट एस्केप ऑफ दलाई लामा की पिक्चर 60-70 दिखा रहे हैं, सुंडू नाम है उनका, वो लखनऊ आए थे। वो एक बात वहां पे कुछ एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग एक पर्टिकुलर वर्दी पहन के पहुंचे थे, और वो वहां ये कह रहे थे कि अब हम कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, हम कैलाश मानसरोवर लेके रहेंगे। तो वहां पे मैंने नहीं, सुन्नू ने कहा कि साहब आप कैलाश मानसरोवर कैसे ले लेंगे, क्योंकि हम तो जेल में हैं, तो क्या आप हमारी 2 आंख निकाल के अपने यहाँ बाहर ले आएंगे? या तो पूरे मुझे आप बाहर लाइए और फिर आप मेरी आंख लीजिए, हाथ लीजिए, पैर लीजिए, पहले मुझे बाहर तो लाइए। तो ये एक जो नया चला है कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन, ये क्या है? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो एक दूसरा नशा मुक्ति आंदोलन चला था,
कि हमें रोजगार दो, नशा न दो। मुझे लगता है आज भारत की जरूरत अनपढ़ जाहिल नेताओं से मुक्त होने की है, अज्ञान से मुक्त होने की है, इस्लाम में कुरान शरीफ जिसे जहालत कहती है उससे मुक्त होने की है, और इस भ्रम से मुक्त होने की है कि हम विश्व गुरु हैं, हम सशक्त हैं। रही बात विदेश मंत्री की, मुझे लगता है प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है जिसे चाहे नियुक्त कर ले, मगर यदि वो विदेश मंत्री हर वक्त ठाकुर सुहाती बोलना ही में माहिर हो, तो आज ये 50 साल पहले जाके सोचने की जरूरत नहीं कितना मेधावी विद्यार्थी था, कितना सफल राजदूत था। मुझे लगता है गालिब वजीफा खोर हो दो शाह को दुआ वाली जो उक्ति है, वो सिर्फ जयशंकर पर नहीं, वो हरदीप पुरी पर भी लागू होती है। जितने लोग आईएएस से सीधे मंत्रालय में पहुंचे या सेना से, उनकी मजबूरी है कि उनका कोई जनाधार नहीं है। यदि उन्हें उस मेज पे, उस टेबल पे बैठने का महत्वाकांक्षा थी जिसके पीछे कभी नेहरू बैठते थे, उसकी बड़ी कीमत वो चुका रहे हैं, जिसे अंग्रेजी मुहावरे में एक फॉस्टियन कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया है, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर। जी, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट मनोज जी आपसे, लेकिन एक प्रश्न के साथ, कहीं कभी कभी मुझे लगता है कल या परसों, कल का स्टेटमेंट हमारे राजनाथ सिंह साहब का डिफेंस कि पाकिस्तान की सीमा पे खड़े होकर उनका जवाब देंगे, फिर अमित शाह साहब 2 दिन पहले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को के छक्के छुड़ा देंगे। ये हम लोग को ज्यादा पाकिस्तान ऑब्सेस्ड विदेश नीति नहीं हो गई है, और वो केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर हावी होना, क्योंकि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, उनकी जो मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान और मुसलमान जो है वो इंटरचेंजेबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब पाकिस्तान पे अटैक करते हैं इसका मतलब मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं, कभी मुसलमान पे अटैक करते हैं तो पाकिस्तान पे अटैक होता है। तो पाकिस्तान से दुश्मनी जो है वो उनकी इलेक्टरल स्ट्रेटजी है। पर उनको इसी एक ही बात पे उनको चेताना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इतना कमजोर नहीं है। अगर आप पिछले सन 47, सन 65, सन 71 की जो वॉर हुई थी उनका वर्णन देखेंगे, वहां आपको पता लगेगा कि भारत 71 की आप बात कहिए तो 71 में इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक कि बांग्लादेश है, तुरंत हमने जो है बांग्लादेश को रिहा कर दिया। पर आप जो है पश्चिम की बात करिए, तब आपको पता लगेगा। अभी मैंने ट्रिब्यून अखबार में एक लंबा लेख लिखा था इसके बारे में, और मैंने ऑफिशियल हिस्ट्री से सब कुछ निकाला। मैंने, मेरा अपना कुछ नहीं था उसमें। तो उसमें कई जो है रिटायर्ड जनरल जो है बड़े नाराज हो गए। तो मैंने कहा साहब असलियत यही थी कि आप कुछ नहीं कर पाए पश्चिम में। हाँ, जरूर बांग्लादेश को आपने रिहा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है इतनी क्षमता रखता है, इतनी क्षमता रखता है। उसका मतलब एक मकसद है उसकी, अगर हमारी आर्मी जो है 10 लाख की है तो पाकिस्तान जो है 4.5 लाख फौज है। तो जो रेशियो होता है, पाकिस्तान के पास काफी इतनी क्षमता है कि भारत अगर जरा ज्यादा कुछ करे तो वो उसको झेल लेगा, और इसकी जो है कीमत उल्टी ना देनी पड़ेगी। तो ये कहना ठीक है, आपने हवाई जहाज भेज दिया, 2 बम वहां पे फेंक दिए, और आपने एक हल्की सी मतलब रेड करी, कह दिया कि ये तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। तो ये तो सब पॉलिटिक्स की बात है। ये कई जो है कई एरियाज में मैंने देखा है कि जब उस तरफ से इधर हमला होता है तो कई बार तो सरकार चुप बैठी रहती है, पर अगर इलेक्शन सामने आता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का रिश्ता जो है वो यूपी के इलेक्शन से था, बालाकोट में जो हमला हुआ था उसका रिश्ता नेशनल इलेक्शन से था। तो ये पॉलिसी जो है, अगर आप पूरा पाकिस्तान को केवल एक इलेक्शन मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी की तौर से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं आगे जो है रास्ता उतना साफ नहीं है, और इसकी कीमत आपको उल्टी देनी पड़ेगी। I think Anand is somehow off camera. Let's see. He has had some trouble with network.
तो I think while Anand is trying to figure out, मैं सबका धन्यवाद करते हुए मैं अगले सेशन की बात करता हूँ। पुष्पेश जी, आपके लिए मैं आभारी हूँ आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा देख के। मनोज, wonderful to see you again. Yes, wonderful to see all of you. and let's go to the next session. आनंद भाई, आपका स्वागत है। श्रवण जी, आपसे फिर से आप सुन रहे होंगे। श्रवण जी नमस्कार। और अनुराधा जी, सुजीत, welcome back again. आनंद जी, So we'll take your leave. Thank you. आनंद जी, आप म्यूट है। आनंद जी, आप म्यूटेड है। मुझे तो नहीं दिख। मेरे पास नेट की कुछ एक ये समस्या आ गई थी। मैं सतीश जी चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, बहुत ही संक्षेप में जवाब, मुश्किल प्रश्न मुझे लगता है। मुझे एक चीज ये लगती है कि चाइना को हमारे पास अपने पास ऐसी बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं। इस 26 जनवरी को, मैंने उस दिन जब ये बात हुई तो मैंने कहा मैं इस 26 जनवरी को इस देश में जो चीफ गेस्ट होना चाहिए वो दलाई लामा को बना दीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजों के आंसर अपने आप दे देंगे। वो हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे वो एक अलग इशू है, लेकिन मेरे हिसाब से आप दलाई लामा को चीफ गेस्ट बना दें। आप सतीश जी क्लोजिंग स्टेटमेंट करके इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए एक अलग तरह का व्यक्तित्व चाहिए, नेतृत्व चाहिए, उसके लिए एक रिस्क लेने की क्षमता चाहिए। वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। और कई बार जैसे आपने अच्छा कहा कि एक ऐसा शगुफा छेड़ो कि सारे सवाल अपने आप हल हो जाए, वो उतना करने की ताकत लोगों में होती नहीं है। अगर अमेरिकन राष्ट्रपति में भी दलाई लामा को स्वीकार करने की ताकत नहीं थी कि व्हाइट हाउस एक्सेप्ट कर लें, तो मुझे लगता है शायद वैसा नहीं होगा। लेकिन जो आपने बात कही वो बहुत अच्छी है। कुछ इतना बड़ा गुल खिलाओ कि जो सारे सवाल हैं वो अपने आप दब जाए, बदल जाए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे मानना है कि ऐसा करना चाहिए। जी जी, इस बात के साथ आपका धन्यवाद। आप अगले सेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। तमाम दोस्त वहां खड़े हुए बैठे हुए हैं। जी, आप अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ी देर रुकिएगा, नहीं तो जैसा भाई आप व्यस्त हैं इस समय, आपने समय दिया इतना, मुझे निकलना है, लेकिन 5-10 मिनट सुनना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को। जी जी, अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।